अभी हम स्टार्ट करते हैं त्रिकोणमिति। अध्याय 9 है, जिसका मेन एग्जाम में 10 मार्क्स के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाना है। हमने त्रिकोणमिति की बात की थी कक्षा 9वीं में भी हमने पढ़ा था। त्रिकोणमिति के बारे में कई सारे फार्मूले याद किए थे, कई सारे फार्मूले देखे थे। मैंने कई सारी टेक्निक बताया था कि किस प्रकार से फार्मूलों को याद किया जाता है, और उस फार्मूले से हमने कई सारी चीज़ें प्रूफ की थी। ऐसे ही 10th क्लास में भी पढ़ना है, लेकिन जो 9th क्लास में जितना त्रिकोणमिति पढ़ा है उसके आगे पढ़ना है। त्रिकोणमिति 9th क्लास से स्टार्ट हुआ है तो 10th में भी रहेगा, 11th में भी रहेगा, 12th में भी रहेगा। उसके बाद में हम जब कॉलेज पढ़ेंगे उस टाइम में भी हमें त्रिकोणमिति पढ़ना है। तो त्रिकोणमिति टॉपिक आपका बड़ा स्ट्रांग होना चाहिए, इंटरेस्टिंग होना चाहिए आपके लिए, क्योंकि ये कभी भी हमारा साथ नहीं छोड़ेगा। त्रिकोणमिति कारण उसका यह है कि उसका दैनिक जीवन में उपयोग बहुत है। त्रिकोणमिति में मैं अभी कुछ उपयोग भी बताऊंगा आपको दैनिक जीवन में। तो अगर हम त्रिकोणमिति की आज की बात करें तो आज तो हमें रेडीमेड मिल गया कि बुक में लिखा हुआ है, उसको हमने पढ़ लिया और हमने सीख लिया, और जो भी प्रॉब्लम है उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर लिया। आदिकाल से ही देखा जा रहा है कि 5वीं सदी से लेकर 6वीं सदी के बीच में, बहुत पुरानी बात है ये, जो 6वीं सदी की अगर बात करें तो तब से ही त्रिकोणमिति की बातें की जा रही थी, और तब से उसका विकास चालू हो गया था। इसके जनक थे भारतीय गणितज्ञ आर्यभट्ट जी थे, वराहमिहिर थे, और उसके बाद में ब्रह्मगुप्त थे। यूनान के ज्योतिष वैज्ञानिक हिपेरकस, तो इनका त्रिकोणमिति में बड़ा योगदान रहा। तो हम चलते हैं, हमने जो 9th क्लास में बेसिक पढ़ा उसको समझते हैं, फिर उसके बाद में हम 10th क्लास का बेसिक समझेंगे और उसके क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे। सबसे पहले त्रिकोणमिति की अगर बात करें, त्रिकोणमिति की बात करें तो ये 3 शब्द मिलके बना है। त्रि, पहला शब्द तो है त्रि, और कोण और मिति, 3 शब्द मिलके बना है। त्रि का मतलब हम जानते हैं 3, इसका मतलब होता है 3, और कोण का मतलब होता है कोण ही होगा या एंगल जिसको कहा जाता है इंग्लिश में, और मिति का मतलब होता है माप। जहाँ ऐसी आकृति जहाँ 3 कोण की माप की बात की जाए उसको त्रिकोणमिति बोलते हैं। तो 3 कोण की माप कहाँ पर होती है? तो 3 कोण की माप होती है त्रिभुज में। अब त्रिभुज भी कई सारे होते हैं। त्रिभुज का मतलब तो ये है कि 3 भुजाओं से बनी आकृति जो एक दूसरे से जुड़ी हो, तो ये त्रिभुज है, हम इसको भी त्रिभुज बोलेंगे। यहाँ पर ये भी त्रिभुज है, और कई सारे त्रिभुज होते हैं। इस प्रकार से हमने 8th क्लास से पढ़ते आ रहे त्रिभुज के बारे में। तो त्रिभुज की आकृति किसी प्रकार से हो सकती, केवल उसमें 3 भुजाएं होना चाहिए, 3 कोण होना चाहिए। अच्छा, लेकिन त्रिकोणमिति में जो बात की जाती है केवल समकोण त्रिभुज की बात की जाती है। तो समकोण त्रिभुज क्या होता है? सबसे पहले इसको समझेंगे हम कि समकोण त्रिभुज कहलाता क्या है। तो समकोण त्रिभुज ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण 90 अंश का हो समकोण त्रिभुज कहलाता है। एक कोण 90 अंश का मतलब हमें मालूम है कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल कितना होता है? 180 अंश होता है। तीनों कोणों का योगफल, मान लिया जाए कि पहला कोण ए है और दूसरा कोण बी है और तीसरा कोण सी है, तो तीनों का योगफल कितना होगा? 180। तो जिसमें से एक कोण क्या होना चाहिए? 90 अंश का होना चाहिए, तो उसको हम समकोण त्रिभुज बोलेंगे। अब जब एक 90 अंश का हो गया तो 180 में से तो 90 तो गया, 180 में से 90 गया तो कितना बचा? 90 बचा। अब जो 90 बचा तो इसके अपने पास में कोण कितने बचे? 2। तो स्वाभाविक सी बात है कि दोनों कोणों की माप 90 अंश से कम ही होगी, या हम ये बोल सकते हैं कि दोनों कोणों का योगफल 90 अंश होगा। तो जो समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज के बारे में आर्यभट्ट जी ने सबसे पहले कॉन्सेप्ट दिया। बोले ये चलो ठीक है, समकोण त्रिभुज तो है, लेकिन इस समकोण त्रिभुज में क्या क्या दिखाई दे रहा हमें? तो समकोण त्रिभुज के तो पहले नाम दे देते हम। ये कोण ए बी सी, नाम हमें मालूम है कि कैसे भी दे सकते हैं, ए बी सी दे दिया या ए बी सी दे दिया, इसका कोई वो नहीं है, केवल आपको इस कोणों के नाम देना है। आप क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज कैसे भी इसके नाम दे सकते हैं। आर्यभट्ट जी ने बोला कि चलो ठीक है, ये समकोण त्रिभुज तो है, लेकिन इसमें हमें 6 चीज़ें दिखाई दे रही है।
एक तो ये दिखाई दे रहा है, एक कोण, दूसरा कोण, तीसरा कोण। उसके बाद में एक भुजा, दूसरी भुजा और तीसरी भुजा, कितने हो गए? 6 हो गए। तो एक समकोण त्रिभुज में कितने सदस्य हो गए? 6 सदस्य हो गए। जैसे हमारे घर में हमारा एक परिवार है और उसमें कुछ सदस्य रहते हैं, तो इसी प्रकार से समकोण त्रिभुज में 6 सदस्य हैं। अच्छा, जैसे हमारे परिवार में सबके नाम होते हैं, उसी प्रकार से उनने जब बोला कि ये समकोण त्रिभुज है, इसमें 6 सदस्य है, तो इनके भी तो नाम होना चाहिए ना कुछ, कि चलो ठीक है, ये 3 कोण है, उसमें से एक का नाम दे देते हम, इसका नाम दे देते समकोण त्रिभुज है इसलिए इसका नाम 90 अंश दे देते। अब 2 कोण बचे, एक कोण ये बचा और एक कोण ये बचा। तो उनने बोला कि 2 कोण न्यून कोण है, मतलब 90 अंश से कम है दोनों कोण, तो दोनों में से एक कोण को हम मुखिया बना देते। अब मुखिया किसको बनाए, इसको बनाए कि इसको बनाए? दोनों को बना दो। लेकिन एक परिवार है और परिवार में 2 मुखिया रहे तो फिर समस्या है ना, परिवार में एक ही मुखिया होना चाहिए, क्योंकि 2 मुखिया रहेंगे तो फिर दिक्कत होगी। तो उनने क्या बोला कि एक ही मुखिया बनाओ। तो किसको बनाए? चाहो तो आप इसको बना दो और चाहो तो इसको बना दो। तो फिर मुखिया की माप भी होना चाहिए कि वो कितनी उम्र का है, उसका मान होना चाहिए ना, तो उसका मान लिया जाए, हमने थीटा रख दिया। उनने बोला कि ये 90 डिग्री का कोण है, एक मुखिया बना दिया, ये थीटा कोण है और ये कोण है, इसका कोई नाम नहीं। अगर मुखिया इसको बनाओगे तो इसका कोई नाम नहीं। समकोण त्रिभुज में एक मुखिया और एक 90 अंश का कोण और एक बेनाम हो गया। अच्छा, अब बचे 3 भुजाएं, तो उनने 3 भुजाओं के भी नाम सोचे। तो उनने सबसे पहले ये बोला कि चलो ठीक है, ये जो 90 अंश है और ये थीटा है, इसके बीच की जो भुजा है उसका नाम दे देते आसन्न भुजा। आसन्न भुजा, देखिए नाम भी बड़ा सोच समझ के दिया है ना। ऐसा लग रहा है ना कि इस भुजा के ऊपर पूरा का पूरा त्रिभुज आसन कर रहा है। ये भुजा क्या है, सबसे नीचे है और त्रिभुज पूरा ऊपर है, उस भुजा के ऊपर बैठा हुआ है, वो आसन लिया हुआ है, इसलिए उसका नाम आसन्न भुजा रखा। और आधार में है, नीचे है, सबसे नीचे है, इसलिए हम इसका नाम दूसरा नाम रख दिया आधार। अच्छा, अब इसके बाद इस भुजा की बारी आई। इस भुजा का नाम क्या रखा जाए? तो मुखिया के सामने की भुजा है, मुखिया के सामने की भुजा है। अगर मेरे सामने अगर कोई रहेगा तो मैं क्या बोलूँगा? सम्मुख है, मेरे सम्मुख बैठा हुआ है, तो मुखिया के सामने है इसलिए बोला इसको सम्मुख भुजा, इसका नाम दे दिया सम्मुख भुजा। और दूसरा नाम इसका एक लंब भी दिया, और लंब इसलिए दिया कि ये इस भुजा के ऊपर लंब है ना। लंब किसको बोलते हैं हम मैथ में? कोई भी नीचे आधार है उस पर एकदम सीधा स्ट्रेट खड़ा है 90 अंश का कोण बनाते हुए, तो उसको लंब बोलते हैं ना। तो हम जैसे बोलते हैं ना कि खंबा जो है वो लंबवत है, लंब है, जमीन के ऊपर लंबवत है, तो इसलिए इसका नाम लंब भी दे दिया। अब 2 भुजाओं के नाम हो गए, अब बची तीसरी भुजा। तो तीसरी भुजा का नाम क्या देना चाहिए? वैसे हमारे परिवार में अगर कोई सबसे बड़ा है तो उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं कर्ण। कर्ण मतलब सबसे बड़ा। तो इस त्रिभुज में भी तो सबसे बड़ी भुजा यही है ना। इस समकोण त्रिभुज में एक भुजा, दूसरी भुजा और 3 भुजा है। तो तीनों भुजाओं में सबसे बड़ी भुजा कौन है? ये वाली है, और इस भुजा को हम बोलेंगे कर्ण भुजा। अब कितनी मजेदार बात है। समकोण त्रिभुज, इसमें 6 सदस्य, 6 सदस्य में से 3 कोण 3 भुजा। एक कोण का नाम रख दिया 90 अंश, दूसरे कोण का नाम रख दिया थीटा जिसको मुखिया बोल दिया हमने, और तीसरे को छोड़ दिया भैया आपका कोई नाम नहीं है। इसके बाद 3 भुजा है, जिस भुजा पर आसन कर रही है उसका नाम आसन्न भुजा रख दिया, और उसके मुखिया के सामने की भुजा को सम्मुख भुजा बोल दिया, उसका नाम लंब भी रख दिया। और जो सबसे बड़ी भुजा है परिवार में, सबसे बड़ा कैंडिडेट जो होता है उसको कर्ण कहा जाता है ना। वैसे भी अगर देखा जाए तो महाभारत अगर आपने देखी होगी तो महाभारत में सबसे बड़ा भाई, पांडवों का सबसे बड़ा भाई कौन था? पांडव तो थे ही थे, लेकिन उनका एक बड़ा भाई भी था, एक कर्ण, है ना, जिसका नाम कर्ण था। इसीलिए हम हमारे परिवार में भी अगर कोई बड़ा भाई है तो उसको हम कर्ण ही बोलते हैं, ठीक है। तो ये क्या हो गया, इसका नाम सबसे बड़ी भुजा है इसलिए इसका नाम कर्ण रख दिया।
अब आर्यभट्ट जी ने बोला कि चलो ठीक है, ये तो बहुत अच्छी बात हो गई, समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज में सारी भुजाओं के नाम रख दिए, दो कोणों के नाम रख दिए, ये यहाँ तक तो बात ठीक है, सबके नाम हो गए। लेकिन इनके बीच में भी तो कुछ रिलेशन होगा। जैसे मान लिया जाए कि हमारा परिवार है, तो मेरा नाम है और मेरे पिताजी है, तो हमारे बीच में कुछ न कुछ तो संबंध है ना। क्या संबंध है? पिता पुत्र का संबंध है। मेरे पिताजी कौन है? मेरे पिताजी है। मेरे पिताजी का मैं कौन हूँ? पुत्र हूँ। तो ऐसे यहाँ पर भी संबंध है कि सम्मुख भुजा का कर्ण कौन है और कर्ण का सम्मुख भुजा कौन है। उल्टा भी, जैसे मेरे पिताजी है और फिर मेरे पिताजी का मैं पुत्र हूँ, तो ऐसा उल्टा भी करना है कि कर्ण का भी सम्मुख भुजा से कोई लंब से कोई संबंध है और लंब का भी कर्ण से संबंध है। ऐसे इधर भी और ऐसे इधर भी संबंध हो गए। तो संबंध कितने हो गए? संबंध हो गए 6। देखिए कैसे, इसका इससे एक संबंध, इसका इससे दूसरा संबंध, इसका इससे तीसरा संबंध, इसका इससे चौथा संबंध, इसका इससे पांचवा संबंध, इसका इससे छठवां संबंध। 6 संबंध हो गए। अब उस समय में आर्यभट्ट जी बड़े असमंजस स्थिति में कि ये 6 संबंध है, तो इस संबंध का नाम दे क्या? हमारे परिवार में तो ठीक है, ये तो आदिकाल से ही चलते आ रहा कि पिता पुत्र, बेटा बेटी, दादा दादी। लेकिन अब यहाँ पर मेष में क्या नाम दे, तो उनने भी बहुत सोच समझ के नाम दिया और सबसे पहले संबंध का नाम रखा उनने ज्या। उनने बोला कि पहला संबंध है ज्या, दूसरे संबंध का नाम रखा कोज्या और तीसरे संबंध का नाम रखा कोटिज्या, स्पर्श ज्या, सॉरी स्पर्श ज्या। चौथे संबंध का नाम रखा कोटिज्या, कोटि स्पर्श ज्या। और चौथे संबंध का नाम रखा व्यू कोज्या, व्यू कोज्या। और आखिरी संबंध का नाम रखा व्यूज्या। ऐसे 6 संबंध रखे, लेकिन मेन तो 3 ही संबंध है। देखिए कैसे 3 संबंध, इसका इससे, इसका इससे और इसका इससे। फिर उसके बाद में उल्टा, जैसे इसका इससे किया तो फिर इसका भी इससे। यहाँ पर भी नाम भी उनने सोच समझ के रखे। देखिए ना, यहाँ पर जा रखा तो यहाँ पर व्यू जा रखा, मतलब विथ क्रम जा, मतलब इसका उल्टा। यहाँ कोज्जा रखा तो यहाँ व्यू कोज्जा रखा, मतलब कोज्जा और व्यू कोज्जा, मतलब कोज्जा का उल्टा। स्पर्श जा रखा तो यहाँ कोटि स्पर्श जा रखा, मतलब इसका उल्टा। लेकिन ये नाम बड़े अटपटे से है, बोलने में भी बड़ा अजीब सा लग रहा है। मेरे को बोलने में तकलीफ होती है, तो उस टाइम में तो सभी को तकलीफ हुई होगी ना। आज हमें तकलीफ हो रही है बोलने में। तो इनने बोला कि चलो ठीक है, ये नाम अटपटे से है तो इसको नाम इंग्लिश में रख देते अपन, है ना। जो रिश्तों के नाम है उसको इंग्लिश में रख देते। तो इनने सबसे पहले बोला कि जा का नाम इंग्लिश में हम रखेंगे साइन, कोज्जा का नाम रखेंगे कोसाइन, स्पर्श जा का नाम रखेंगे टेंजेंट और इसका नाम रखेंगे कोटेंजेंट, कोटेंजेंट सेकेंड, और इसका नाम रखेंगे को सेकेंड। तो इस प्रकार से 6 रिश्तों के नाम अंग्रेजी में रख दिए। अभी भी कुछ दिनों बाद इसमें भी तकलीफ होने लगी। भैया साइन, साइन में ई भी लगाया था उनने, साइन, कोसाइन, टेंजेंट, कोटेंजेंट, सेकेंड, को सेकेंड। तो इसमें क्या हुआ, तकलीफ होने लगी। तो फिर उनने बोला कि चलो ठीक है, इसके निक नाम बना देते हम, क्योंकि बड़े बड़े नाम है तो निक नाम रख देते। जैसे हम बोलते ना कि हमारे परिवार में भी किसी का नाम अगर दीपांशु है तो उसको शॉर्ट में बोलते दीपू। तो ऐसे निक नेम दीपू बोलने में बड़ा आसान नहीं, क्योंकि दीपांशु तो अपने को तो परिवार में कई बार नाम लेना पड़ता है ना, दिन भर में 50 बार नाम लेना पड़ता है, दीपांशु इधर आ, दीपांशु उधर जा। तो ऐसा हम क्या बोलेंगे, दीपू बोलेंगे तो निक नेम और बोलने में भी आसान है। तो इसी प्रकार से इसमें भी निक नेम रखा गया। तो साइन का निक नेम SIN रख दिया, कोसाइन का निक नेम कास रख दिया, टेंजेंट का निक नेम टेन रख दिया, कोटेंजेंट का कॉट रख दिया नाम, सेकेंड का सेक,
और को सेकंड का कोसेक, ये नाम रख दिए। चलो ठीक है, नाम तो रख दिए हमने, ये कोई दिक्कत नहीं है। नाम रखने के बाद हम ओवरऑल इसी के तो संबंध बना रहे हैं ना, लेकिन नामों में पता चलना चाहिए कि इस नामों के पीछे मुखिया कौन है। मुखिया होता है, मुखिया का नाम साथ में लगना चाहिए। तो यहाँ पर कौन है मुखिया? थीटा है, तो थीटा थीटा सभी जगह लगना चाहिए। या इसका नाम क्या है? ये है, तो ये भी लगा सकते हैं हम। इसका मान थीटा है तो थीटा भी लगा सकते हैं। तो दोनों में से हमें जो भी मर्जी हो ये लगा सकते हैं, या थीटा लगाना है तो इसके साथ में थीटा 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 लगा सकते हैं। अब क्या हुआ? मुखिया का भी नाम लिख दिया। अब संबंध को स्थापित किया। सबसे पहले पहला जो साइन संबंध दिया वो इसका और इसका दिया, मतलब लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण। यहां पर देखिए ना, जा का उल्टा क्या है? व्यू जा। तो एक संबंध दिया उसने लंब बटे कर्ण, तो दूसरा संबंध कर दिया कर्ण बटे लंब। इसका उल्टा कौन है? कोसेक है, तो ये हो जाएगा कर्ण बटे लंब। अच्छा, इसके बाद में कास का आधार बटे कर्ण, कास का संबंध दिया आधार बटे कर्ण, तो कोसेक का सेक का हो जाएगा कर्ण बटे आधार। उल्टा नाम से ही तो क्लियर है। यहाँ पर देखिए ना, ये कोसाइन नाम है, ये इसका कोज्या नाम है, तो इसका व्यू कोज्या नाम है, तो कास का उल्टा कौन हो जाएगा? सेक हो जाएगा। इसके बाद में टेन थीटा, इसका और इसका संबंध दे दिया लंब बटे आधार, लंब बटे आधार। तो इसका उल्टा कौन है? टेन का स्पर्शज्या का उल्टा कौन है? कोटि स्पर्शज्या, तो इसका उल्टा इसको बना दिया, तो आधार बटे लंब हो गया। तो इस प्रकार से कितने हो गए फार्मूले अपने पास में? 6 फार्मूले हो गए। लेकिन याद करना अभी भी मुश्किल है ना, क्योंकि इतना बड़ा फार्मूला याद रखना हिंदी में, फिर उसका फुल फॉर्म, फिर निक नेम, फिर मुखिया कौन है और फिर कौन किसके नीचे, कितना डिफिकल्ट है याद रखना। तो याद रखने के लिए जब ये निक नेम है तो फुल नेम कौन बोले, हिंदी में कौन याद रखे, और जो याद ही नहीं रखना है तो उसको लिखने से क्या मतलब है? तो मैं इसको यहाँ से हटा देता हूँ। जो चीज़ हमें लिखना ही नहीं है, याद ही नहीं करना है, और तो फिर इसको हटा ही दो ना, डिस्टर्ब कर रही है हमें। इसको मैंने क्या किया? यहाँ से हटा दिया। अब काम की बात रह गई है, अब हमें ये मालूम होना चाहिए कि किसका मतलब क्या होता है। सबसे पहले इसको याद रखने का तरीका देखिए। सबसे पहला इसके अपान में ये देखो लंब बटे कर्ण, उसके बाद में इसके अपान में ये देखिए आधार बटे कर्ण, उसके बाद में लंब बटे आधार, उसके बाद क्या हो गया? लंब बटे आधार। और फिर इनको पलटा दो तो बाकी के 3 फार्मूले बन गए। आसान काम है। देखिए साइन का उल्टा कौन होता है? साइन का उल्टा कोसेक होता है। कास का उल्टा कौन होता है? सेक होता है। और टेन का उल्टा कॉट होता है। तो आपको केवल 3 फार्मूले याद रखना है, बाकी के 3 फार्मूले ऑटोमेटिक याद हो जाएंगे। साइन लंब बटे कर्ण, मतलब इसके अपान में ये लंब बटे कर्ण, कास इसके अपान में ये, और टेन इसके अपान में ये लंब बटे आधार। मैंने भी ऐसे ही याद किया था, लेकिन हमारे सर ने जब हम 10th क्लास में थे तब हमारे सर ने बताया था, 9th क्लास में ही बता दिया था कि इसको याद रखने का और एक तरीका है। अगर आप लंब की बात हो रही है, इसमें आधार की बात हो रही है और कर्ण की बात हो रही है, 3 ही तो चीज़ें हैं पूरे फार्मूले में। लंब को यल बोले, आधार को लंब को यल बोले, आधार को ये बोले और कर्ण को के बोले, है ना। लंब मतलब यल, आधार मतलब ये, और कर्ण मतलब के। तो इसको याद रखने का और एक तरीका है लाल बटे कक्का। हमारे सर ने बोला था कि लाल बटे कक्का के नाम से ये फार्मूले बड़े जल्दी याद हो जाते हैं। अब कैसे याद होते देखना, मैं इधर देख ही नहीं रहा हूँ, फार्मूलों को नहीं देख रहा हूँ। क्या लिखा मैंने? लाल बटे कक्का।
लाल बटे कक्का कैसे देखना, लंब बटे कर्ण साइन पहला, आधार बटे कर्ण दूसरा, लंब बटे आधार तीसरा फार्मूला हो गया। यहाँ पर देखिए ना, ये साइन का फार्मूला बन गया साइन, ये कास का बन गया, ये टेन का बन गया। ऐसे ही अगर नीचे की ओर जाएंगे तो ये कोसेक का बन जाएगा, ये सेक का बन जाएगा और ये टेन कॉट का बन जाएगा, ये कॉट का बन जाएगा। ये कैसे बनेंगे, देखिए साइन मतलब लंब बटे कर्ण, तो इस कोसेक इक्वल टू क्या होगा, कर्ण बटे लंब। उल्टा कास बराबर से आधार बटे कर्ण, तो सेक बराबर से कर्ण बटे आधार। टेन बराबर से लंब बटे आधार, तो कॉट बराबर से आधार बटे लंब। तो हो गए 6 फार्मूले याद। अब 6 फार्मूलों को याद करने का हमारे भी सर ने बताया था यही वाला तरीका 9th क्लास में, लेकिन मुझे बड़ा अटपटा सा लगा, मेरे पता नहीं क्या है। तो कई लड़कों ने तो ऐसे ही याद रखा था, लेकिन मैंने ऐसा याद नहीं किया। क्यों? क्योंकि मैंने शुरू में तो कर लिया था ऐसा याद, लेकिन क्या हुआ कि जब मैं क्वेश्चन सॉल्व करने लगा तो ये इस मेथड से फिर वो सब रफ ऊपर ऐसा लिखना पड़ता था मेरे को। तो मैंने कहा नहीं, मैं ये काम नहीं करूँगा, क्योंकि जब ये क्वेश्चन सॉल्व करो तो सारे के सारे फार्मूले लगते हैं उसमें। तो मैंने क्या किया, मैंने एक त्रिभुज बनाया, जैसे यहाँ पर त्रिभुज बनाया ना, ऐसे एक त्रिभुज बनाया, ये उसका आधार है, ये लंब है, और इसको दोनों को जोड़ दिया तो ये क्या बन गया, कर्ण बन गया। अब याद रखने का तरीका मैंने क्या रटा पहले तो ये देख लीजिए आप। मैंने पहले रखा साइन का, पहले याद रखा साइन कास टेन कॉट सेक कोसेक, आर्डर, इसका आर्डर रट लिया, बिल्कुल इसी आर्डर में याद चाहिए मेरे को। साइन कास टेन कॉट सेक कोसेक, साइन कास टेन कॉट सेक कोसेक, हो गया याद। ठीक है, आपको भी ऐसे ही याद रखना है, साइन कास टेन कॉट सेक कोसेक। ठीक, अच्छा, सबसे पहले मैंने ये त्रिभुज मेरे दिमाग में बैठा दिया। मेरे को त्रिभुज दिखता है, मेरे को दिखा है तो लंब, मैं ये दिखता ना, ये लंब है खड़ा, मैं कभी भी इसको लंब नहीं बोलता हूँ। लंब, आधार और एक कर्ण, ऐसा याद है मेरे को। तो बस उसी आधार पर किया मैंने। साइन थीटा जैसे बोला लंब बटे आधार, सॉरी जैसे बोला साइन थीटा ये के अपान में ये, मतलब लंब बटे कर्ण। यहाँ पर मान लो आप कर्ण है, कास इसके अपान में ये, टेन इसके अपान में ये, और बाकी के इनको पलटा दो तो बाकी के आ जाएंगे। क्लियर हो गई बात? फिर से साइन इसके अपान में ये, कास इसके अपान में ये, और टेन तो इसके अपान में ये, बस हो गया याद। बाकी के 3 फार्मूले तो इनको पलटा दो तो बाकी के फार्मूले बन जाएंगे। हमें ये बात क्लियर हो गई है कि साइन का उल्टा कोसेक होता है, और टेन का उल्टा कॉट होता है, कास का उल्टा सेक होता है। ये बिल्कुल आपको अच्छे से याद करना है। अब कितने फार्मूले हो गए, 1 2 3 4 5 6। हो सकता है कि आपको अच्छे से आता है, फार्मूले याद है, फिर भी मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि एक बार रिवाइज हो जाएगा, क्योंकि ये फार्मूलों के बिना काम नहीं होने वाला है ना। 10th क्लास में बहुत ज़्यादा यूज़ है, आपको याद भी है, फिर भी आप इसको फिर से देख सकते हो, फिर से कर सकते हो, तो और एक बार रिमाइंड हो जाएगा, याद हो जाएगा कि हमने 9th क्लास में क्या पढ़ा था। अब साइन का कोसेक से क्या संबंध है, तो उल्टा संबंध है। तो उल्टा मतलब पलटा देना है उसको। साइन थीटा इज इक्वल टू, साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, 1/कोसेक थीटा। पलटा दिया ना, साइन और कोसेक का संबंध। दूसरा कास थीटा किसका उल्टा है, कास सेक का उल्टा है, तो सेक थीटा। तीसरा टेन थीटा किसका उल्टा है, कॉट थीटा का। इसके बाद कॉट थीटा किसका उल्टा है, टेन थीटा का। ये दोनों आपस में उल्टे एक दूसरे के, देखिए ना, टेन का उल्टा कॉट और कॉट का उल्टा टेन। इसके बाद में सेक थीटा, सेक थीटा कास थीटा का उल्टा है, और 6 कोसेक थीटा 1/साइन थीटा। हो गए फार्मूले याद, फार्मूले याद हो गए उल्टे। केवल आपको ये याद रखना है कि साइन का उल्टा कोसेक होता है, कास का उल्टा सेक होता है, टेन का उल्टा कॉट होता है। इसके बाद ये तो हो गए 6 और 6 दूनी 12 फार्मूले। इसके बाद मेन फार्मूला है इसका, टेन थीटा इज इक्वल टू, टेन थीटा इज इक्वल टू होता है साइन थीटा डिवाइडेड बाय कास थीटा, और कॉट थीटा
इज इक्वल टू होता है कास थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा। ये फार्मूले होते हैं। अब ये दो फार्मूले कैसे याद रखेंगे हम? दो फार्मूले याद रखने का तरीका देखिए। सबसे पहले हमें तो आर्डर याद हो गया ना, ये आर्डर मालूम है हमें। पहले साइन आता है, फिर कास आता है, टेन, कॉट, सेक, कोसेक, बिल्कुल फिक्स आर्डर है। इसका आर्डर कभी चेंज नहीं करना हमें। तो सबसे पहले कौन आ गया? साइन आ गया, यहाँ एक लाइन खींच दो। फिर कौन आया? कास आया। देखिए साइन बटे कास बराबर से टेन थीटा हो गया याद। फिर से देखिए, सबसे पहले साइन आता है, फिर कास आता है, फिर टेन आता है। आर्डर तो बना ही तो है ना फार्मूला। साइन बटे कास इज इक्वल टू टेन, साइन बटे कास इज इक्वल टू टेन। तो फिर कॉट का इसी को पलटा दो, कॉट का बन गया। तो कितने फार्मूले हो गए? एक तो 6 फार्मूले ये हो गए, 6 फार्मूले 12 फार्मूले और 2 14 फार्मूले। तो 14 फार्मूले हमें अच्छे से मालूम होना चाहिए। अब एक बड़ी महत्वपूर्ण त्रिकोणमिति की इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बताने वाला हूँ। ये बहुत कम लड़कों को पता रहता है, लेकिन ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। 9th क्लास में भी ज़रूरी था, लेकिन कई बार मैंने देखने में आता है कि बच्चे 12th क्लास तक पहुँच जाते हैं, उनको ये बात क्लियर होती नहीं है, जो मैं अभी आपको इम्पोर्टेंट चीज़ बताने वाला हूँ। वो बात ये है कि मैंने समकोण त्रिभुज जो बनाया था अभी, समकोण त्रिभुज में मुखिया कौन बनाया था? इसको बनाया था। क्यों? ये भी तो हो सकता है, मैंने शुरू में ही बताया आपको कि मुखिया तो ये भी हो सकता है। दोनों में से मुखिया किसी को बना सकते हैं हम। इसको अगर मुखिया बनाते हैं तो मान लिया जाए मैं इसका नाम ए दे देता हूँ, इसका नाम बी दे देता हूँ और इसका नाम सी दे देता हूँ। 90 अंश तो फिक्स ही रहेगा ना। समकोण जो है वो फिक्स रहेगा, समकोण का मान नहीं बदलेगा। केवल थीटा आप बदल सकते हो, कभी इसको बना सकते हो, कभी इसको बना सकते हो, हमारी मर्जी है। या तो फिर क्वेश्चन में दिया रहेगा, उसको हमें समकोण बनाना है, सॉरी मुखिया बनाना है। मुखिया केवल अपनी बोलचाल के लिए मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ, है ना। ये कोई मुखिया टेक्निकल वर्ड नहीं है कि मैथमेटिकल कोई वर्ड हो कि कहीं मुखिया। तो सर हमें तो बुक में 9th क्लास में कहीं नहीं दिखा था मुखिया, है ना। कई बच्चे फिर वो मुखिया ही ढूंढते रहते हैं, यार मुखिया की तो कोई बात ही नहीं है। तो केवल हम ये मुखिया वाली बात जो है वो समझने के लिए कर रहे हैं, ऐसा कोई मुखिया वाला मामला नहीं है। चलो ठीक है। मैंने सबसे पहले आपको क्या बताया था कि आसन्न भुजा, और आसन्न भुजा किसको बोलते हैं? जिस पर त्रिभुज आसन करे। लेकिन इसमें क्या हो रहा कि यहाँ पर ये जो त्रिभुज है वो बैठा हुआ है और यहाँ पर ये त्रिभुज लेटा हुआ है। तो ये बैठा है तो इसकी आसन्न भुजा कहाँ पर है? ये आधार कहाँ पर है? ये, और लंब ये है, और ये लेटा है, ऐसा लेटा दिया ना उसको, लंब के बल पर, पीठ के बल पर। तो इसको हम बोलेंगे कि हमेशा मुखिया के बीच में और 90 अंश के बीच में आधार होता है। तो यहाँ पर ये मुखिया और 90 अंश के बीच में, सॉरी थीटा के बीच में कौन रहेगा? ये आधार या आसन्न भुजा भी बोल सकते हैं इसको हम। और ऐसे ही इसको बोलेंगे हम लंब, और ये हो जाएगा कर्ण। तो ये बात आपको बिल्कुल अच्छे से मालूम होना चाहिए कि अगर मुखिया ये है तो आधार ये है, लंब ये है, तो फिर ये फार्मूले भी उसी हिसाब से लगेंगे। तो ये सारी बातें आपको त्रिकोणमिति की 9th क्लास का बेसिक आपको मालूम होना चाहिए। तो अब हम चलते हैं फर्स्ट एक्सरसाइज 9.1 निर्दिष्ट कार्य 9.1 के बेसिक की ओर।